नमस्कार। आने वाले सालों में जब भी भारत के मौजूदा दौर का जिक्र होगा, दो बातें स्पष्ट रूप से कही जाएंगी कि भारत का विपक्ष और भारत का मीडिया किस तरह इन दोनों ने मौजूदा दौर में अपनी अपनी जिम्मेदारियां एकदम छोड़ दी थी, त्याग दी थी। चाहे वो नोटबंदी की सुनामी हो या जीएसटी हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का नीचे जाना हो या गौरक्षा के नाम पर कत्लेआम हो, विपक्ष चुप है, खामोश है, मीडिया भी खामोश है। मीडिया का पूरा ध्यान प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और उनके इवेंट्स पर रहा है और अभी भी उसी पर ही है। और विपक्ष की सोच ऐसी लगती है कि जैसे अगली बारी सत्ता के कन्वेयर बेल्ट पर सूटकेस सत्ता का अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा। इस वक्त चाहे आसाम की बाढ़ हो, बंगाल के दंगे हों, देश में फिरका परस्ती का माहौल हो, लेकिन मीडिया का ध्यान प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा पर है। हमेशा से रहा है। जैसे पुराने ज़माने के राजे रजवाड़े बीच बीच में एक जुलूस में निकलते थे और गरीब प्रजा उनको ऐसे देखती थी, हाथ जोड़ती थी। जुलूस की जगह विदेशी यात्राओं ने ले ली है और उसको पूरा इवेंट बनाते हैं हमारे मीडिया के न्यूज़ चैनल्स। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर है। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। दरअसल सन 1992 तक हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं थे इजराइल के साथ। ये तो जब सऊदी अरेबिया ने एक दफ़े इजराइल को माना, उसको मान्यता दी, उसके बाद भारत ने भी सन 92 में इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते स्थापित किए। हालांकि ये हकीकत है कि हाइफा की लड़ाई में वर्ल्ड वॉर 1 में भारत के सैनिक मारे गए थे, जिनका मेमोरियल यहाँ दिल्ली में 3 मूर्ति, जिसका नाम बदलकर हाइफा 3 मूर्ति चौक करने की सोची जा रही है। और वहाँ पर भी मेमोरियल है हाइफा में इजराइल के भारतीय सैनिकों का। बहरहाल आजकल बहुत गदगद हो रहे हैं मीडिया वाले कि इजराइल कैसे हमारा बहुत नज़दीकी और कॉन्फिडेंट है और सहयोगी पार्टनर है और वगैरह वगैरह। हकीकत ये है कि इजराइल से रिश्ता किसी भी देश का पैसा दो सामान लो यही रहा है। हमने हार्ड कैश देकर इनसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। इस दफ़े भी समझौते हुए हैं, बाराक मिसाइलों के समझौते हुए हैं और ड्रोन्स के समझौते हुए हैं। और वही चीज़ें इजराइल ने चीन को भी बेची हैं। चीन का J-10 जो जहाज़ है, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो इजराइल का दरअसल लावी नाम का फाइटर एयरक्राफ्ट है, उस पर आधारित है। इजराइल ने चीन को ड्रोन्स भी बेचे थे फैल्कन नाम के, लेकिन अमेरिका ने बीच में दखल दे दिया कि बहुत सी टेक्नोलॉजी अमेरिका की हैं जो आप चीन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इजराइल में रशियन टेक्नोलॉजी भी है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी है, उनकी अपनी डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी भी है। तो जो वो करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं। तीसरे नंबर पर हम सबसे ज़्यादा हथियार इजराइल से लेते हैं। उससे पहले रशिया, फिर अमेरिका, अब इजराइल। तीसरे नंबर पर इजराइल है, जबकि इजराइल के लिए भारत सबसे बड़ा ख़रीदार है उनके हथियारों का। 41% उनके जो एक्सपोर्ट है हथियारों के, वो भारत में होते हैं। बहरहाल इसमें एक और भी है पेच, वो ये है कि अभी तक पारंपरिक रूप से भारत फ़िलिस्तीन का हमदर्द रहा है। लेकिन प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से ये तय हो गया है कि अब भारत रूस के बजाय अमेरिका की तरफ और फ़िलिस्तीन के बजाय इजराइल की तरफ झुक गया है। और ये कोई प्यार का रिश्ता नहीं है, ठीक है, जप्फी और पप्पी और ये सब तो खैर चलता है। ये सीधा साधा व्यापारिक रिश्ता होता है कि पैसे दो, हथियार लो, इसलिए हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। जॉइंट स्टेटमेंट में जिक्र किया गया इजराइल में कि जहाँ जहाँ आतंकवाद है, इजराइल और भारत मिलकर दोनों लड़ेंगे उसके खिलाफ। प्रधान सेवक उस बच्चे मोशे से मिलने गए जिसके माँ बाप को और उसको टारगेट किया गया था 26/11 के हमलों में जो मुंबई में हुए थे चाबार्ड हाउस में, उससे मिलने गए। लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट में कहीं भी 26/11 के आतंकवादी हमले का जिक्र नहीं किया गया जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। बहरहाल अपने आप में एक ये बहुत बड़ा टिल्ट है, झुकाव है, इसलिए ऐतिहासिक है, लेकिन इस पर हमें गदगद होने की ज़रूरत नहीं है। ये कमर्शियल व्यापार के सौदे भी हैं। अभी हाल ही में राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई और इसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की जीत माना गया। लेकिन इस सारे शोरगुल में लोग भूल गए कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, नॉर्थ ईस्ट में भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई।
यूपी में और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। गोवा की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो दमन और दीव की भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, श्रीमती मृदुला सिन्हा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्वेर इन करवा दिया, शपथ दिलवा दी। जबकि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, खरीदो फरोख्त करके, इंतज़ाम करके, जुगाड़ करके नितिन गडकरी गए थे गोवा। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, जबकि कांग्रेसी सो रहे थे, हालांकि उनकी सीटें ज़्यादा थी। बाद में ये बात सामने आई कि श्रीमती मृदुला सिन्हा ने दिल्ली में हमारे वित्त सेवक और रक्षा सेवक अरुण जेटली से बात की थी कि क्या इन्हें स्वेरिंग इन करवाई जाए। तो उन्हें सलाह दी गई थी कि जिसके पास मेजॉरिटी हो उससे स्वेरिंग इन करवा दी जाए। सवाल ये है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है या गवर्नर होता है, वो किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं होता, उसे किसी पार्टी के बड़े नेता से कंसल्ट नहीं करना होता, वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है। उसे अगर सलाह लेनी है तो राष्ट्रपति से लेनी है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे गवर्नर, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये तो एक किस्सा बता रहा हूँ आपको, अभी और भी बताऊँगा किस तरह से बावजूद गवर्नर बनने के, बावजूद लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के, अपनी अपनी पार्टियों के वफादार सेवक रहते हैं। किरण बेदी, पुडुचेरी के चुनाव में बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं जीता और 3 नॉमिनेट होने थे। किरण बेदी ने जीते हुए, चुने हुए मुख्यमंत्री से और असेंबली से और स्पीकर से बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना किसी सलाह के 3 बीजेपी के लोगों को नॉमिनेटेड मेंबर्स की हैसियत से उनको शपथ दिलवा दी। अब किरण बेदी भी राष्ट्रपति की ही नुमाइंदा है। क्या उन्होंने राष्ट्रपति की सलाह ली थी? अगर वैसे तो उनको मुख्यमंत्री की सलाह लेनी चाहिए थी, उनको स्पीकर की सलाह लेनी चाहिए थी। स्पीकर, मुख्यमंत्री, असेंबली की मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए था। अब वो कह रहे कि आई एम एजेंट ऑफ लॉ। वी थॉट यू वर एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप एजेंट ऑफ लॉ कह के एक पतली गली से निकल लें, लोग समझते हैं सब, हम भी समझते हैं सब। ये किरण बेदी। बंगाल चलिए, केसरीनाथ त्रिपाठी, ये स्पीकर हुआ करते थे किस ज़माने में उत्तर प्रदेश में, और इनका भी एक पूरा किस्सा है मायावती की सरकार को लेकर, वो फिर कभी। उनमें और ममता बनर्जी में तकरार चल रही है, जो तकरार से भी ज़्यादा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि इन्होंने मुझसे, गवर्नर ने बदतमीज़ी से बात की है। मुझसे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं करी। एक दफ़े तो मैंने सोचा मैं इस्तीफ़ा दे दूँ, और मुझे यूँ लगा कि ये गवर्नर नहीं बोल रहे, बीजेपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। बात सिर्फ बीजेपी के गवर्नर्स और बीजेपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की नहीं है, ये परंपरा कांग्रेस के ज़माने की है कि जो भी गवर्नर हो वो जाए, ऐसे शख्स को गवर्नर बनाकर भेजो जो आपसे रैंक में बहुत नीचे रहा हो पार्टी में और आपका शुक्रगुजार रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की गवर्नर थी, हालांकि कांग्रेस की कोई बड़ी नेता नहीं थी। वो विश्वास पात्र थी श्रीमती इंदिरा गांधी की, और उन दिनों की जब श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर थी। उनको आपने गवर्नर बनाकर भेजा, वो तो शुक्रगुजार रहेंगी। फिर उनको राष्ट्रपति बनाया श्रीमती सोनिया गांधी ने, वो भी शुक्रगुजार रहेंगी। ज्ञानी जैल सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं नेहरू गांधी परिवार के आंगन में झाड़ू तक लगाने को तैयार हूँ। तो ये गवर्नर को मतलब पार्टी का वफादार बने रहना शोभा नहीं देता है, वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा है। ऐसी बहुत सी बातें पहले भी हुई हैं। अब सोचने की बात यह है कि जिस तरह से हमारे स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी का पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, उसी तरह से इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस की, इन संवैधानिक ओहदों की भी बहुत बुरी तरह से हालत ख़राब की जा रही है, जो लंबे समय के तक ठीक नहीं है। हर चीज़ में लॉयल्टी, स्वामी भक्ति मांगना, ये सही नहीं होता। इमरजेंसी के ज़माने में तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की भी बात हुई थी कि जुडिशरी भी कमिटेड हो और ब्यूरोक्रेसी भी कमिटेड हो जो सरकार है उसके प्रति। तो संस्थानों की जो अपनी खुद मुख्तारी है वो कहाँ रह जाती है। जो काम कांग्रेस करती थी वही काम बीजेपी कर रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जैसे अरुण शौरी ने कहा था, कांग्रेस के पास गाय नहीं थी, बीजेपी एक ऐसी कांग्रेस है जिसके पास गाय भी है। नमस्कार, आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।